तिसऱ्या भागात मी सुश्रुत माने तुमचं सर्वांचं स्वागत करत आहे. या मालिकेच्या पहिल्या भागात आपल्यासोबत होते श्री देशपांडे. हे एक सुप्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले की या कोरोनाच्या व लॉकडाऊनच्या काळात आपण आपली मानसिक स्थिती कशी खंबीर ठेवू शकतो व आपलं मानसिक आरोग्य कसं सांभाळू शकतो. दुसऱ्या भागात आपल्यासोबत होते डॉक्टर अनिल मोकाट व डॉक्टर अमोल अन्नदाते. हे दोघेही सुप्रसिद्ध बालरोग तज्ज्ञ आहेत. आज या तिसऱ्या भागात आपण जाणून त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं की शाळा व कॉलेजपूर्वी विद्यार्थी व पालकांनी कोणत्या प्रकारची दक्षता घ्यावी. आज या तिसऱ्या भागात आपण आपले जे करिअर रिलेटेड जे प्रॉब्लेम्स त्याचं म्हणजे करिअर काउन्सिलिंग करणार आहोत व त्यासाठी आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत मिसेस शिरीन अफ्ताब. वेलकम मॅम टू दिस लाईव्ह सेशन. Thank you very much for having me over for the live session. या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करिअर काउन्सिलर आहेत. त्यांनी स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती सेल्फ करिअर काउन्सिलिंगचे वर्कशॉप्स व ट्रेनिंग सेशन घेतलेले आहेत. त्यांनी आतापर्यंत हजारो मुलांना हे करिअर काउन्सिलिंग व जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज बद्दलचे गायडन्स दिलेले आहे. त्यांना याच वर्षी बेस्ट वुमन परफॉर्मर ऑफ द इयरचा देखील अवॉर्ड मिळाला. त्यांनी मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या एक्झामिनेशन पॅनलच्या देखील त्या सदस्य होत्या. आज त्या आपल्यासोबत हे लाईव्ह सेशन करायला तयार झाले आहेत. त्याबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक आभार प्रदर्शित करतो व या पुढील सर्व सूत्र मी माझी सहकारी प्रणाली पडवळ हिच्याकडे सोपवतो. थँक्स अ लॉट शिरीन मॅम फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्व्हिटेशन. Now the rest of the session will be conducted by my colleague Miss Pranali Padwar. Hello Pranali. Hello. Thank you Sushrut. Welcome Shirin ma'am to the talk session on job opportunities post COVID. We all are aware about the present situation of pandemic and we know that it's going to affect the futural scenario of each one of us. ऐसी स्थिति में हम सबका एक ही सवाल रहेगा कि हम हमारी आर्थिक स्थिति कैसे संभालें. तो इसी रिलेटेड का आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं. मैम विद रेफरेंस टू दिस मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जॉब इंडस्ट्री में किस प्रकार के बदलाव अपेक्षित है. जॉब इंडस्ट्री अगर कोविड ने अभी इस समय जॉब इंडस्ट्रीज में काफी बदलाव किए हैं. बहुत सारे जॉब्स जो पहले हम सोचते थे कि हमें ऑफिस में जाके करना पड़ेगा या बहुत दूर से लोग अपने घर से जाते थे, ऑफिस पहुंचते थे, 2-2 घंटा ट्रैवलिंग करते थे. ऐसे जॉब्स जो अब पहले लोग इतना ट्रैवल करते थे और अब वो जाके लोग घर पे बैठ के कर रहे हैं. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये जागरूकता आई है कि हम जिस एम्प्लॉयज को ऑफिस बुलाते थे, हमारे इतने ज्यादा एक्सपेंसेस होते थे, इतनी ज्यादा इनकन्वीनियंस भी होती थी एम्प्लॉयज के लिए, उन एम्प्लॉयज को अब हम ऐसे भी ऑप्शंस दे सकते हैं कि वो ना ऑफिस आए और हमारे कॉस्ट्स भी हम रिड्यूस करें. तो कोविड के बाद शायद ये एक बड़ा बदलाव आएगा जहां पे बहुत सारे जॉब्स डिजिटल और आईटी की ओर जाएंगे. डिजिटलाइजेशन का ड्राइव होगा और बहुत सारे जॉब्स इस डिजिटलाइजेशन में चेंज होंगे. अभी भी कोविड में बहुत सारा इंडस्ट्री ने बहुत सारे बदलाव देखे हैं. छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे या एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया वगैरह, बिकॉज ऑफ कैपिटल कम बढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज ने शटडाउन देखा है टेम्पररी. और बट ये कोविड जब खत्म होगा और जब वापस इकोनॉमी की शुरुआत ओपन अप होगी तब जॉब्स ज्यादा से ज्यादा वापस बढ़ना शुरू करेंगे. बट बदलाव ये होगा कि लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग इंक्लूड करेंगे क्योंकि अब वो शायद आदत पड़ जाएगी लोगों की, और जॉब्स को करने के नजरिए बदल जाएंगे. जैसे टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके हम एक जॉब को करें, वो ज्यादा इजीली कोई जॉब्स करना शुरू हो जाएंगे। ओके, यस एब्सोल्युटली। तो अभी लॉकडाउन है, तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आईटी फील्ड में वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है। उस वजह से आईटी सेक्टर इज लीस्ट अफेक्टेड इन दिस लॉकडाउन। तो आईटी क्षेत्र छोड़ ऐसे अन्य कौन से क्षेत्र है जिसमें फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो सकता है? कोई भी सेक्टर अगर डिजिटलाइजेशन अपनाता है, वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही प्रोफेशन देख लो, मुझे अगर किसी को काउंसलिंग करना है, चाहे वो करियर हो या पर्सनल काउंसलिंग हो, मेंटल हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग हो, मैं हमेशा प्रेफर करती थी कि वो ऑफिस आए। बट इस दौर ने हैज पुश्ड मी ऑल्सो कि मैं भी सोचूं कि कौन से और तरीके हैं जहां पे मैं खुद भी घर पे रह सकूं और लोगों को भी ट्रैवल करने से थोड़ा मना कर सकूं। सो समथिंग एज स्ट्रेंज एज कि ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी, तो ये हुआ। बहुत सारे जन से सेल्फ केयर इंडस्ट्री, जैसे कि बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स, कुक्स, जो कॉटेज इंडस्ट्री जो हुनरता को दिखाता है, वो अब वो सिखाते हैं, वो ऑनलाइन सिखाते हैं, जैसे कि कोई रेसिपी कैसे बनाए, किसी चीज को बना के कैसे खिलाया जाए, ऐसे सारे चीजें जो अब डिजिटलाइज हो रही हैं। फिटनेस ट्रेनर्स कितने सारे अपने फिटनेस प्रोग्राम्स अब ऑनलाइन देना शुरू कर दिया है। अगर आप हेल्थ केयर देखने जाओ, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में जैसे कि मिडवाइफ बोलते हैं जिसको, जो डॉक्टर्स नहीं होते पर वो जो मिडवाइफ्स होते हैं, वो अपनी अपनी शिक्षा, अपनी गाइडेंस ऑनलाइन देना उन्होंने शुरू किया है। तो बेसिकली अगर हम थोड़ी इनोवेशन और क्रिएटिविटी अपनाते हैं, तो हम डिजिटलाइजेशन को मद्देनजर रख के, डिजिटलाइजेशन को थोड़ा सा इंक्लूड करके ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज में भी हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि पहले इवन टीचिंग एजुकेशन भी अगर आप देखने जाओ, हम कितने ज्यादा फोर्सफुली बच्चों को क्लास बुलाते हैं और टीचिंग कराते हैं। अब तो टीचर्स भी आपको ऑनलाइन मिलना शुरू कर दिया है, कोर्सेज भी ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। तो हमने अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी रखो, थोड़ा सा इनोवेशन ध्यान में रखो और ये सोचो कि मैं अपने आप को, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट कैसे किसी कस्टमर के सामने रख सकूं और उसको मैं डिजिटल ट्विस्ट कैसे दे सकूं, तो शायद एम्प्लॉयमेंट के और पैसे कमाने के जरिए बढ़ सकते हैं, पॉसिबल है। मतलब डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वर्क फ्रॉम होम। यस, इवन अगर हम बहुत ज्यादा टेक्निकल ना हो और हमें बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे अगर कैमरा खोलना हो या कुछ करना हो डिजिटल को लेके, मैं भी थोड़ा सा फंबल करती हूँ, मुझे भी कुछ ज्यादा इतना, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। बट मैंने थोड़ी सी सीख की, थोड़ा सा समझने की कोशिश की कैसे मैं इसको अपना के अपना काम लोगों तक फैला सकूं, ये पॉसिबल हुआ है, पॉसिबल है। यस यस एब्सोल्युटली, हम भी यही कर रहे हैं। वी आर होस्टिंग फर्स्ट टाइम टॉक सेशंस थ्रू ऑनलाइन। अभी मेरा नेक्स्ट सवाल मैम ये ऐसा रहेगा कि अभी ऐसा सुनने में आया है कि बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में काम करना थोड़ा अनसेफ लगता है। वेरएज ऑन द अदर हैंड आम जनता जो है उनको गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब करना फिलहाल मोर डेंजरस लगता है ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन। तो ऐसे में हम कौन से क्षेत्र पे कॉन्सेंट्रेट करें? यू नो, जब भी कोई मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है और ये पूछता है कि मैं करियर में क्या करूं, क्या काम करूं, कहाँ जाऊं, कैसे कुछ कैसे कमाऊं, वेरी शॉर्ट, हम कुछ भी अगर काम करने के लिए जाते हैं या किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला मोटिव ये होता है कि हम कंफर्टेबली हमें और हमारी फैमिली को रख सके, पैसे कैसे कमा सके। तो मैं अगर
ये एडवाइस दूं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ना देख के आप अपने अंदर देखिए कि आप किस चीज में माहिर हो, आपका एम्बिशन क्या है, आपकी एस्पिरेशन क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, और फिर इसके हिसाब से आप एक डिसीजन लो कि मेरा एम्बिशन, मेरा एस्पिरेशन यही है कि मैं एक सिक्योर जॉब करूं, सिंपल जॉब करूं, या मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस हूं, मैं बहुत ज्यादा कुछ करना चाहता हूं, बनना चाहता हूं इन अ शॉर्ट स्पैन, या मैं इतना इतना काबिल हूं कि अगर मैं कहीं, मुझे कोई ऐसे बोले कि यही काम करना है, इतना ही काम करना है, इतने ही सेक्शन में इतना ही, तो इतने में मुझे अगर घुटन लगे और मुझे लगे कि मैं अपना हुनर नहीं बता सकता, अपनी काबिलियत को लेके मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कर पाऊं, जिसमें लिमिटेशंस ना हो। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि पैंडेमिक हो या स्लो डाउन हो, रिसेशन हो, इकोनॉमिक मेस हो, ये तो कुछ समय के लिए होता है। फिर जब 2-3 साल निकल जाएंगे और तब जब जॉब सिक्योरिटी स्टेबिलिटी सब दिखने लगेगी, फिर आपको ये महसूस होगा कि अरे यार, ये जॉब तो लिया मैंने क्योंकि इससे पैसे मिलने थे, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, इसमें मैं संतुष्टि नहीं है मुझे, इसमें जो मेरे गोल्स हैं लाइफ के वो मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, और वहां जाके वो डिससैटिस्फाइड होना शुरू करता है। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि आप प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब या वो सब मत देखो, आप अपनी हुनर, अपनी काबिलियत, अपने एस्पिरेशंस, आप क्या करना चाहते हो ताउम्र, फॉरएवर, क्योंकि आप जब किसी नौकरी को ढूंढते हो, किसी इंडस्ट्री में नौकरी को ढूंढते हो, आप थोड़ी ना ये 4-5 साल के लिए करना चाहते हो, पूरी जिंदगी करना चाहते हो। तो ये जब पूरी जिंदगी करोगे तो इसके ऊपर थोड़ी आधारित करके करोगे कि ये कुछ समय के लिए मुझे इतने पैसे दे देगा तो मैं ये करूंगा, बराबर, उसके बाद क्या। एब्सोल्युटली। मैडम, ये लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन हम सभी को फाइनेंशियली अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि कोई छात्र अपनी उच्च शिक्षा पूरी ना कर पाए। तो अगर वो अपनी शिक्षा पूरी ना कर पाए तो उनके लिए जॉब के कौन से ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल है? ओके, मैं आपके ये क्वेश्चन को 2 तरीके से ब्रेक करूंगी, ठीक है। एक, जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते क्योंकि उनके शायद फाइनेंशियल स्थिति इतनी नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, शायद उनके माता पिता के जॉब स्टेबिलिटी वगैरह नहीं है, तो किसी कुछ भी रीजन की वजह से वो अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आधे में ही छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक सुझाव मेरे पास है, वो एक क्वेश्चन में ब्रेक करूंगी। दूसरा ये कि अगर उनको पढ़ाई छोड़ के कोई जॉब करना ही पड़े तो वो कैसे तरीके के जॉब ले और कैसे क्या सोच के किसी जॉब में कुछ करने की कोशिश करे, तो ये दूसरे सवाल में आपके सवाल को 2 तरीके से ब्रेक करूंगी, ठीक है। सबसे पहले पढ़ाई, अगर किसी रीजन से आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि सर्वाइवल, पैसा चाहिए, मैं कैसे अपनी फैमिली को अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊं, तो अगर ये है तो आप अपनी पढ़ाई पूरी जरूर कर सकते हो। 2 डिग्रियां हैं इसके लिए, एक, दोनों डिग्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, दोनों ही डिग्रीज अगर कोई छात्र करना चाहे, नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर वो कहीं बाहर भी काम करना चाहे आउट ऑफ इंडिया, वहां पे भी उसकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड है। ये डिग्रीज क्या है? वन इज बैचलर्स इन वोकेशन और दूसरा डिस्टेंस लर्निंग थ्रू इग्नू। इग्नू माने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। अब ये क्या है और ये कैसे किसी को हेल्प करेगा, किसी स्टूडेंट को, ठीक है। किसी वजह से अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी है पर शायद मैं पढ़ाई पूरी ना कर पाऊँ, पैसे इतने नहीं है या सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होंगे, तो मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं जितना भी समय पढ़ूं मुझे उसका कुछ बेनिफिट मिले, प्लस
वो पढ़ाई ऐसी हो कि इमीडिएटली अगर मैं कोई इंडस्ट्री में जाऊं तो मुझे उससे काम मिलेगा। तो बी वॉक डिग्री आपके लिए सही है, क्योंकि अगर आप कहीं सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा करने की कोशिश करते हो तो उसमें शायद पैसे बहुत ज्यादा हो, पर बी वॉक एक ऐसी डिग्री है जहां पे मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स है। माने अगर आपने एक साल ये डिग्री किया तो आपको इसका डिप्लोमा मिलता है। आप अगर किसी वजह से एक साल खत्म करके दूसरे साल में जाते हो पर दूसरा साल खत्म नहीं कर पाते हो तो आपको वो डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। अगर आप दूसरा साल भी खत्म करते हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है। मतलब जितनी मेहनत आपने की है वो जाया नहीं जाएगी। और अगर किसी तरह आपने जैसे तैसे करके 3 साल खत्म कर लिए, वो प्रॉपर डिग्री कहलाती है। वो 3 साल की डिग्री बैचलर्स इन वोकेशन हो जाती है। आप समझ रहे हो, ये डिग्री बहुत ही अच्छी है और इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स है। इन कंपैरिजन अगर आप कोई बैचलर्स डिग्री इन XYZ स्पेशलाइजेशन करने की सोचते हो, ये क्या होता है कि बीच में कहीं छूट गई पढ़ाई तो वापस आप 12वीं क्लास पास कहलाते हो, आपका उसका जो एजुकेशन है वो छूट गया होता है। अब वो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं तुरंत काम करना है, कहीं से मुझे कुछ स्किल सीखना होगा, कुछ पढ़ाई करनी होगी ताकि मुझे कुछ काम मिले, तो आप ये भी ऑप्शन ढूंढ सकते हो। दूसरा है डिस्टेंस लर्निंग थ्रू इग्नू, जो आपको शायद बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री और एमफिल भी आप उस डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हो, recognized by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड recognized ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप ये भी डिग्री कर सकते हो डिस्टेंस के द्वारा। आपको जितने पेपर्स जब भी एग्जाम देनी है आप अपने पेस और अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो। कि अगर आप कभी आपको 3 पेपर्स देने के ही समय है और दूसरे 2 पेपर आप नहीं दे पाए हो, दूसरे समय पे आप दे सकते हो, तो आप ये कर सकते हो। ये डिग्री आप 3 से 5 साल के दरमियान खत्म कर सकते हो। ये बैचलर्स में भी है, मास्टर्स में भी है, एमफिल में भी है और ये डिस्टेंस लर्निंग है। तो ये सारी डिग्रियां बच्चों को हेल्प कर सकती है शिक्षा पाने में। और आपका जो दूसरा पहलू था क्वेश्चन का कि अगर किसी तरीके से मेरी पढ़ाई छूट गई पर मुझे काम करना पड़ रहा है और इमीडिएटली काम की जरूरत है, तो मैं ऐसा क्या काम करूं जो मुझे इमीडिएटली कोई काम कर दे। अगर आप ये देखो तो प्राइवेट सेक्टर इस काम के लिए, अगर आपको इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर इज योर बेस्ट बेट। क्यों? क्योंकि अगर आप ईज ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है। कैसे? आप कभी पेपर खोल के देखोगे तो आपको उसका वैकेंसी दिखेगा जहां पे वो अनाउंसमेंट होगा कि हमें ये पोजीशन के लिए लोग चाहिए, आप हमारे वॉक इन इंटरव्यूज के लिए आओ। दिन ये है, उसी दिन पता चल जाएगा वेदर राउंड 2 होगा या आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको वेटिंग पीरियड टू एम्प्लॉयबिलिटी काफी कम हो जाता है। अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए तो आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वेयर एज गवर्नमेंट सेक्टर भले स्टेबल है, अगर कोई भी आप जॉब देखने जाओ जिसमें आपको गवर्नमेंट अनाउंस करता है पेपर में उसकी एप्लीकेशन, उसमें समय काफी लगता है। आपको एग्जाम का प्रेपरेशन, पहले एग्जाम लिखना है, उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट के लिए वेट, फिर इंटरव्यू के रिजल्ट के लिए वेट, फिर लिस्ट के रिजल्ट के लिए वेट। तो इसमें समय 6 से 8 महीने लग जाएंगे। उस समय तक अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं तुरंत काम ढूंढूं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी तुरंत मिल जाएगी। अब आप पूछोगे कैसे तरीके की नौकरी मिल सकती है क्विकली। अगर आप आपको आईटी इतना समझ नहीं आता पर आपके पास हुनर है, हुनर मतलब थोड़ी सी इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ठीक ठाक है, आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बन सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पे आप कस्टमर सर्विस पे बैठ के आप लोगों के, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं, आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में जॉब्स की बड़ी सारी डिग्रियां की जरूरत नहीं पड़ती है, बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत, आपको इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। वॉट एवर योर स्किल और वॉट एवर योर नॉलेज, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो
और आपने अच्छी खासी कुछ अकाउंट्स की नॉलेज है और आप थोड़ा सा और पढ़ के सीख के मे बी बीवॉक की एक एडवांस डिग्री ऑफ एडवांस डिप्लोमा मिल जाता है या डिप्लोमा मिल जाता है अकाउंटिंग में, आप बुक कीपिंग में भी कुछ कर सकते हो, बीपीओ केपीओ में जॉब भी इजीली मिल जाती है। सेल्स एग्जीक्यूटिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ बिकता है कुछ भी, तो उसके लिए सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ती ही है। आप सेल्स में कोई भी जॉब इजीली मिल सकती है। आप टेली कॉलिंग में जा सकते हो, रिसेप्शनिस्ट बन सकते हो, टेक्निकल राइटर, अगर आपकी राइटिंग ठीक ठाक है आप टेक्निकल राइटिंग में जा सकते हो। तो ऐसी सारी जॉब्स जिसमें एफर्ट इतना नहीं है, डिग्री भी इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप में अगर काबिलियत हुनर है और आपको काम चाहिए, काम करना है, तो मिल जाएगी जॉब इजीली। ओके, तो मतलब आपने जितना बताया उसमें से टू समराइज, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कस्टमर केयर सर्विसेज, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स एंड टेलीकॉलिंग वगैरह जैसे सर्विसेज अवेलेबल होती आई विल रिपीट, कस्टमर सर्विस आप उसको फेस टू फेस भी हो सकता है, केपीओ बीपीओ पे भी कस्टमर सर्विस पे हो सकता है, जहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एयरटेल में फोन किया, तो वो कौन होता है जो फोन पे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करता है? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ही होता है ना। कोई Yes, yes. टेलीकॉलर होता है, टेलीकॉलर आपको कितने फोन करते हैं, बोलते हैं ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, आपको चाहिए क्या। ये भी सेल्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सेल्स में लग सकते हो। रिसेप्शनिस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती है। ये सारे जॉब्स बहुत सरल, बहुत इजी है, आपको इसमें मिल जाएगा कैसे भी करके। यस यस। और आपके फर्स्ट हाफ आंसर में जो था वो बैचलर ऑफ वोकेशन, जिसमें मल्टीपल एग्जिट्स रहेंगे, और डिस्टेंस लर्निंग थ्रू इग्नो। और थैंक यू मैम, एक इट और वाज बात है, आपको मैं बैचलर्स इन वोकेशन की एक और अच्छी बात बता दूं। ये मैं इसलिए इतना स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये डिग्री काफी अच्छी है उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं है कि हम हमारी पढ़ाई पूरी होगी या हम कर पाएंगे वगैरह वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैचलर एंड वोकेशन के स्पेशलाइजेशन अनेक है। आप रिटेल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप ऑटोमोबाइल स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग, ब्यूटी वेलनेस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब आपकी रुचि जिसमें है उसमें आप स्पेशलाइजेशन बीवॉक का ढूंढ सकते हो। इसलिए मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस करके आपको बता रही हूँ कि इसके मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होने की वजह से, और कभी भी आप अगर एग्जिट करते हो, डिप्लोमा तो जरूर मिलेगा या एडवांस डिप्लोमा तो जरूर मिलेगा। इस वजह से आपको नौकरी भी इसी बेसिस पे मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। यस यस, थैंक यू मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था, थैंक यू सो मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओवरऑल अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो मतलब मोस्ट ऑफ मेरे ये क्वेश्चन का आंसर आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है पहले आंसर में, फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक रहेगा तो, और ऐसे कौन से क्रैश कोर्सेस है जो हमें स्किलफुल वर्कमैनशिप या उपयुक्त कौशल्य सिखा सके, जो हमें इंस्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज दे। मतलब क्रैश कोर्सेज सॉर्ट ऑफ रहता है ना, तो मतलब इट इज इजी फॉर स्टूडेंट्स जो इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, तो ऐसे और कोई ऑप्शंस है क्या? करेक्ट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस आंसर में ही इसका थोड़ा सा आंसर दे दिया था। अगर आपको क्रैश कोर्स ही करना है, क्रैश कोर्स तो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन में ही आएगा। आप ये सोचो कि आपको किस चीज में क्रैश कोर्स करना है, आप समझ रहे हो। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग या आईटी में या उसमें रुचि है, तो क्यों ना आप बीवॉक करने की कोशिश करो। वैसे तो आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ये, डिप्लोमा इन वो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो इस आप डिप्लोमाज कई अनेक तरीके के कर सकते हो और इसमें आपको मिल जाएगा कोई भी सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा। बट बीवॉक इज अ गुड डिग्री। तो इस आई हैव ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आंसर किया है ये क्वेश्चन, बट अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जिसमें मैंने आंसर ना किया हो, आप प्लीज अगर वापस रिपीट करेंगे तो। नहीं, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो ऐसे कौन से क्रैश कोर्सेस रहेंगे जो हमें स्किलफुल वर्कमैनशिप के लिए हेल्प कराएंगे? ओके, तो अगेन स्किलफुल अगर आप देखने जाओ तो लोगों को आईटी की ओर ज्यादा जाना है, डिजिटलाइजेशन ज्यादा होगा। आप ये सारे कोर्सेज देख सकते हो। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमएम मतलब सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, कोडिंग, गेम डेवलपमेंट,
ऐप डेवलपमेंट, डेटा माइनिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी, वो सारे लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो। नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मतलब कंप्यूटर का या तो सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर या तो फिर मार्केटिंग ऑन कंप्यूटर, ये 3 जगह आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। अगर आपको और कोई क्रैश कोर्सेज करने हैं तो आप अकाउंटिंग का क्रैश कोर्स कर लो, या तो आप अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर सीख लो, और फिर क्योंकि आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर चलते हैं, वो Yes. मैन्युअली बहुत ज्यादा अकाउंटिंग नहीं करवाते आपसे, तो आप उसका सॉफ्टवेयर सीख लो। अगर आपको और कुछ सीखना है क्रैश कोर्स में तो आप देखो कि आप में अगेन आपको फिटनेस, बहुत सारे बच्चे आजकल फिटनेस और ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा उनका रुचि है, तो आप डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग के अंदर कुछ सर्टिफिकेशन कर लो, तो आप अपने आप खुद कुछ कर सकते हो। आपको कुकिंग में कुछ रुचि हो, उसका कुछ क्रैश कोर्स किसी के यहाँ कर लो, और आप या तो बेकिंग में जा सकते हो, कुकिंग मेकिंग में जा सकते हो। बहुत सारी चीजों का आप अपना खुद स्किल Yes. बेहतर करके आप अपनी एम्प्लॉयमेंट भी ओपन कर सकते हो उसके जरिए। Yes, yes. मैडम, मेरा अगला सवाल थोड़ा ट्रैक चेंजिंग है। ये है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ऐसे जो सरकार के अभियान हैं, तो उसका हम हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट? आपकी आवाज कट गई थी। यस सर। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ऐसे सरकारी अभियानों का हम अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? जना, अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया, कट गया है ये। हेलो, आई कैन योर वॉइस। कैन हेलो। यू हियर मी? यस यस मैम, यस। अभी तक का मैंने जितना भी आपको स्किल बेस्ड, सर्टिफिकेशन बेस्ड जितने भी जॉब्स के बारे में बताया, फॉर एग्जांपल आप मसलन कोडिंग या वेब डेवलपमेंट, डिजाइनिंग का ही अगर छोटा सा कुछ कोर्स करते हो और आप उसमें आप खुद अपना भी वेब डेवलपमेंट बनाने की, आप वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हो, उसमें आप अपनी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको साइंस उसमें रुचि है, हेल्थ केयर में रुचि है, बहुत सारे जन अब खुद अपनी कंसल्टेशन करते हैं, बहुत सारे लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी, काउंसलिंग उसकी ओर जा रहे हैं। अगर आप हेल्थ केयर की तरफ जाना चाहते हो, डिप्लोमास करके, डाइटिशियन का कोर्स करके, अगर आप बीएससी कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। बट अगर आपको क्विकली कुछ करना है, आप थोड़ी सी न्यूट्रिशन के बारे में समझ सोच के आप अब उसको यूज आपके होम साइंस के अंदर कर सकते हो, और आप किसी और को हेल्प कर सकते हो कंसल्ट करके, गाइड करके कि कैसे वो न्यूट्रिशन और फूड वगैरह कैसे वो इनटेक करे, क्या करे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप कुछ भी चीज, अगर किसी चीज को बनाना चाहते हो, प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, सर्विस करना चाहते हो, हर किसी सर्विस के लिए या प्रोडक्ट के लिए एक डिग्री या तो सर्टिफिकेशन या तो डिप्लोमा होता ही है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे पास शायद इतनी नॉलेज नहीं है, इतना मेरे पास, मैं हिचक रही हूँ क्योंकि शायद मुझे नहीं पता है इसमें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हर चीज का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होता है जहाँ पे आप उसको सीख के आप अपने कमाई के जरिए खोल सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है और ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने हुनर को देखो। अगर मैं बोलूं कि एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर मैं जाके आईटी में बहुत कुछ अच्छा करूंगी, तो ये तो बहुत फेलियर जैसा हो जाएगा। मैं अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी रुचि, मेरा टैलेंट, मेरा इंटेलिजेंस, मेरा एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, हर चीज जो मुझे मेरे प्रोफेशन में अच्छा बनाना है, वो ही मैं अपना उसको लेके ही मैं अपने प्रोफेशन में कर सकती हूँ। ये सब मैं छोड़ के अगर आईटी में जाऊं या अगर मैं फिटनेस में जाऊं तो दोनों क्लैश हो जाएगा, मैं इससे कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो आप ये देखो कि आप में हुनर क्या है, आप में इंटेलिजेंस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, और इसको फिर आप ये देखो कि अगर मैं इसकी पढ़ाई या नॉलेज लेने जाता या जाती हूँ तो मैं इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जाना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन इनकलकेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, थैंक यू मैम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसका हम फायदा ले सकते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अगर आप देखने जाओ हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतनी रेगुलेटेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में डिसाइड करते हो कि मैं चॉकलेट बनाना चाहती हूँ और बेचना चाहती हूँ, या मैं घर में डिसाइड करती हूँ कि मुझे कुकिंग या बेकिंग करना है और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ, तो मैं अपने क्लोज लोगों में ये बांटना शुरू करूँ, या मैं टिफिन सर्विस शुरू करूँ, या मैं ऐसा कुछ. तो यू सी, ये सारी छोटी छोटी चीजों के लिए रेगुलेशन है. आपके पास थोड़ा सा कैपिटल होगा और आप थोड़ा सा कहीं और से जुगाड़ करके अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके कुछ करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज हमारे इंडिया में बहुत है. प्रॉब्लम कब होती है? जब आप एक स्पेशलिस्ट होते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीए हो या डॉक्टर हो और आपको कंसल्टेशन करनी होती है या कंसल्टेंसी रखनी होती है, तो आपको रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा जाना होता है. प्लस अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स, बड़े तरीके के इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, या दूसरे लोगों, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो फिर आप थोड़ा सा मॉडर्नाइज, टेक्निकलाइज होना पड़ता है, जहाँ पे आपको एक बिजनेस मॉडल बताना पड़ता है, आपको पिच तैयार करनी पड़ती है कि मैं ऐसा क्या बोलूँ कि कन्विंस्ड हो जाए सामने वाला मुझे उसको पैसा देने के लिए. तो ये सारी चीजें जितना आप बड़ा बनाने की कोशिश करते हो, तो उसमें रेगुलेशन, उसमें आपको स्किल, नॉलेज की जरूरत पड़ती है. बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो. बात यह है कि अगर आप छोटे से शुरुआत करते हो और एक्सपीरियंस के द्वारा आप बड़ा बड़ा बनाते हो अपने बिजनेस को, तो ये जरूर आप इस लेवल तक भी पहुंच सकते हो. कभी ऐसा लगा कि मैं अपने, फॉर एग्जांपल, बेकिंग बिजनेस को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो अपनी कुकीज या ब्रेड या केक्स, अगर ये होता है तो आपको बड़ा बनाना. बड़ा कैसे बनाओगे? मे बी आपको बड़े ओवंस की जरूरत पड़ेगी, या आपको शायद ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने की जरूरत पड़ेगी. हर इस चीज के लिए आपको कैपिटल, शायद आपको बड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा जहां पे आप बेकिंग कर सकते हो. तो इसलिए फिर क्या होता है कि आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है. शायद आपके पास वो इतना पैसा ना हो, तो फिर आपको लोगों के पास जाना होता है. जब आपको लोगों के पास जाना, तो उनको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप अपने पैसे दो, मैं थोड़ा आपको डबल करके पैसा वापस लौटाऊंगी. तो आपकी जो बात है, आपका जो बिजनेस प्लान है, वो कन्विंसिंग होना चाहिए कि आप सामने वाले को कन्विंस करके उसको बोल सको कि भाई आप जितना इन्वेस्ट करोगे रिटर्न मिलेगा. ये सब चीजें अगर स्लोली एंड स्टेडली एक्सपीरियंस के द्वारा होती है, और कभी ऐसा लगे कि मैं ये तभी भी नहीं कर पाऊंगी, आप किसी को हायर भी कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो आपको कंसल्टेशन करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टर्स को एक पिच बना के बता सको. सो ये सारी कंसल्टेशन भी, बिजनेस कंसल्टेंट्स जिसको बोलते हैं, ये भी पॉसिबल है. पॉसिबल बहुत सारी चीजें हैं. द स्काई इज द लिमिट. यस, यस. मैडम, आपके इसी आंसर को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इलाबरेट करना चाहेंगे ये पूछ के कि अगर हम एट प्रेजेंट हमारा कोई खुद का असाइनमेंट या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहे, तो फाइनेंस के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और वो कैसे हमें मिल सकता है? जैसे अभी आपने बताया कि ये है, तो उसको ही बस और थोड़ा इलाबरेट कर दे तो. नाउ इट डिपेंड्स, आप कौन सी चीज में आपको बिजनेस करना है. ओके, अगर आप स्मॉल स्केल, छोटा शुरू करते हो, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप अपना ही पैसा लगाने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें आप किसी को आंसरेबल नहीं हो. प्लस जब आप नए होते हो, बहुत सारे लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये टफ है, या फिर ये अनसर्टन है, पैसे तुम्हारे डूब जाएंगे, पैसे मेरे डूब जाएंगे. आपको फिजूल में डरा देते हैं. आपने कुछ किया नहीं है शुरू, उसके पहले आप डर गए, तो फिर आप कर कुछ नहीं सकते. तो पहले अगर आप छोटे स्केल से शुरू करते हो, तो आई वुड से कि आप जितनी कोशिश कर सको आप अपना ही पैसा डालो. अब इस चीज को करने के लिए आपको काम करना जरूरी है. यू सी, अगर आपने काम कहीं नहीं किया, आपके पैसे नहीं जोड़े, आपको काम करना आएगा नहीं, काम करवाना आएगा नहीं, काम निकलवाना आएगा नहीं. ये सारी एक्सपीरियंस आप किसी के यहाँ काम करके ही प्राप्त करेंगे. और जो एक्सपीरियंस के साथ आपको आपकी खुद की सैलरी सेव करके जो पैसे जमा होंगे, ये आपको बिना हिचक, बिना हेजिटेशन के रिस्क लेने में
आप इजीली रिस्क ले पाओगे। यू सी, आप डरोगे नहीं। तो ये आप जरूरी है कि स्मॉल स्केल से शुरू करो। कभी भी कोई आइडिया आप बड़े स्केल पे मत डालें, क्योंकि आप जब बड़ा करने जाते हो विदाउट एक्सपीरियंस एंड मनी, इसमें आप रॉन्ग हो सकते हो। आपने शायद मार्केट रिसर्च ढंग से नहीं किया, या फिर शायद आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बिजनेस में करूँ तो कैसे करूँ। वो एवरी डे का इन एंड आउट, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह का आपको जानकारी नहीं है। आप डर जाओगे कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रही मुझे, ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे। सो आई वुड से छोटा स्टार्ट करो। छोटा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले काम करना शुरू करो। जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, खुद पैसे नहीं जोड़ोगे और खुद एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज नहीं लोगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे अपना खुद का काम करने। Yes, correct. मैडम, द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक, इसमें सब जो जॉब ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइजेशन है, क्लीनलीनेस है, हाइजीन है और मेडिकल फील्ड है, इसमें बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही है। बट इट इज प्रेजेंट सिचुएशन, तो क्या हमें इसका लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अब जाके जागरूकता हुई है कि हमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री की ओर भी देखना चाहिए। कितने बच्चे, उनको नहीं मालूम है कि एमबीबीएस ही जिंदगी नहीं है। अगर आपने एमबीबीएस और नीट नहीं किया तो इससे खत्म नहीं होता है। आप तभी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की वजह, किसी ना किसी कारण सर आप काम कर सकते हो। नर्सिंग है, फार्मेसी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, डेंटिस्ट्री है, बीएससी, बैचलर्स इन साइंस इन जेनेटिक्स और परफ्यूनरी और कार्डियोलॉजी और रेडियो टेक्नोलॉजी, बहुत कितने फील्ड्स हैं। बीएससी करके ही जेनेटिक्स कितनी, आप माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, सिर्फ बीएससी करके। और बीएससी में भी ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं है, नीट करो और ये करो और गेट एग्जाम दो और इस टेंशन में जाओ। आप ये सब अगर किसी कारण सर नहीं कर पाते हो या नहीं हो पाता है और आप एमबीबीएस भी नहीं कर सकते हो, यू कैन गो टू एलाइड फील्ड्स। और इस पैंडेमिक में हमें ना सिर्फ हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस पता चली है, पर हेल्थ केयर के सपोर्ट सिस्टम्स जो हैं, हमारे नर्सेज हैं जो ड्राइव करते हैं, इमरजेंसी रिस्पोंडेंट्स हैं जो जो हमारे साथ जो ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट में होते हैं, या जो मशीन इक्विपमेंट ध्यान रखते हैं उसका टेक्नोलॉजी, नर्सेज की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ गई है। ये सारी चीजें आप एमबीबीएस और नीट करने के अलावा भी कर सकते हो। बीएससी करो और ये सारी पैरेलल एलाइड हेल्थ में ज्वाइन करो। एंड इसकी जरूरत पड़ेगी, लोग जागरूक हो रहे हैं कि हमारे पास ये है नहीं, हमारे पास हेल्थ सिस्टम नहीं है, हम इसमें जॉब पैदा भी करें और करें भी। नॉट जस्ट दिस, ये तो हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें। मैं मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करना चाहूंगी कि अब तक हम मेंटल हेल्थ के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचते थे। ऐसा है ना कि जब भी हमें बुखार खांसी होती है तो हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते नहीं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे घरेलू इलाज देते हैं, हमें हल्दी दूध देते हैं और चुपचाप बोल देते हैं सो जाओ। मतलब हम नॉर्मल डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते हैं, सिंपल। तो हम मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है, जब तक वो बहुत लेट क्यों ना हो जाता है। इस पैंडेमिक में इतने लोग जो ऐसा हो गया है कि वो किसी से बात करना चाहे और वो फ्रेंड्स फैमिली नहीं, वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, लोनलीनेस से गुजर रहे हैं, डिस्टर्बेंस उनके दिल या दिमाग में चल रही है, जहाँ पे वो फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव से बात नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या वो समझ नहीं सकते उनको। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसके पास जाए, कहाँ जाए, और फिर पता चलता है कि हमें मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की भी कितनी ज्यादा जरूरत है। सो नॉट जस्ट फिजिकल, अब तो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, इन सब की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ रही है और लोग देख रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नई चीज आ गई है मेंटल हेल्थ में कि अब वो लोग सोच रहे हैं कि इसका इंश्योरेंस करें। मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस सुना है? अब सुनने में आ रहा है कि शायद बड़ी कंपनियां अब उनके जो फिजिकल हेल्थ केयर, एलआईसी पॉलिसीज वगैरह, जो पॉलिसीज इंश्योरेंस की लेते हैं,
Now they will include mental health also as one of the divisions, कि आप किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा इसका, और आपको आपके पास अगर पैसे नहीं है तो इंश्योरेंस कवर करेगा। सो ये देखो कि कितना ज्यादा हेल्थ केयर सिस्टम में जो फिजिकल ही नहीं मेंटल इमोशनल भी है उसमें भी जागरूकता है। डेफिनेटली आपको ये फील्ड में भी सोचना चाहिए, और ये सोच के हट नहीं करना कि मैं शायद नीट नहीं दे सकती हूँ या इतने एग्जाम्स के मैं नहीं कर सकती हूँ भाई, या मैं नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आप पैरेलल फील्ड्स देखो, आप डेफिनेटली कर पाओगे, डेफिनेटली। Yes. और फ्यूचर में ये लॉन्ग टर्म मतलब इसका इफेक्ट रहेगा कि मतलब ये यूजफुल रहेगा। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रहेगा। अगर आपको कभी जॉब्स विद इन नहीं इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी देखना है, तो आउटसाइड इंडिया में भी ये जॉब्स, मेंटल हेल्थ आउटसाइड इंडिया इज अ बिग थिंग। Yes. लोग कितने जागरूक हैं मेंटल हेल्थ को लेके आउटसाइड इंडिया। नर्सिंग कितनी ज्यादा कंट्रीज नर्सेस को कितना इम्पोर्टेंस देती है। सो यस, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि शायद मेरे हुनर की इतनी यहाँ नहीं है, भी जा सकते हो, बट इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट इमर्जिंग, इनफैक्ट इट इज द Yes. इससे रिलेटेड मैडम हमारा फर्स्ट सेशन था एक्चुअली, हमने जो चैट सेशन स्टार्ट किया इसमें फर्स्ट सेशन ही हमारा वो था। थैंक यू। अभी नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और आफ्टर हम ई कॉमर्स का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए किस तरह कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम जब ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ई कॉमर्स है क्या, कोई प्रोडक्ट या सर्विस को हम ऑनलाइन डिजिटल करके बेचते हैं। पहले हमें लगता था कि हम सर्विसेज कैसे बेचेंगे, पर अब जाके पता चला है कि सर्विसेज को भी बेच सकते हैं। लाइक डॉक्टर्स अब ऑनलाइन कंसल्टेशन करना शुरू कर दिया। मी एज अ काउंसलर आई एम टेकिंग ऑनलाइन सेशंस। सो मतलब ये ई कॉमर्स की ओर गया। बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनका या तो खुद का ई कॉमर्स सेक्शन है जहां पे वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, और उस वेबसाइट में ही पेमेंट गेटवे का ऑप्शन रखते हैं, जहां पे आप जाके वो वही उनकी ही वेबसाइट में जाके उनको पेमेंट करके आपको वो प्रोडक्ट आपके यहाँ डिलीवर हो जाता है। कई बार Amazon और दूसरे जो फ्लिपकार्ट वगैरह दूसरे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो कई बार उनमें रजिस्टर करते हैं ताकि वो अपनी सारी प्रोडक्ट्स बेच सकें। अब बात ये है कि एक वेबसाइट को ऑनलाइन लेके आना, उसमें पेजेस बनाना, उसमें पेमेंट गेटवे डालना, उसमें पैसा बहुत जाता है, और इस वजह से बहुत सारे जन अपनी खुद की वेबसाइट नहीं डालते हैं, पर वो Amazon या फ्लिपकार्ट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर की ओर करते हैं। बहुत बार इंस्टाग्राम, फेसबुक भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह बिहेव करता है, जहां पे वो आपको आपके पेजेस बनाने के लिए बताता है कि आप अपने पेजेस पे आपकी सर्विसेज के बारे में लिख सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हो, लोगों को रिव्यू के बारे में रिव्यू छोड़ने के लिए आप रख सकते हो ऑप्शन, और आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए वो भी ऑप्शन है। सो अब जाके लोग क्रिएटिव हो गए हैं। डिजिटल और टेक्नोलॉजी को लेके ई कॉमर्स काफी बढ़ रहा है, और इनफैक्ट मैं इतने दिनों से ये देख रही थी कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अब डिलीवरी में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब आप किस माध्यम से जाते हो, ई कॉमर्स के माध्यम से आप किसी ऐप को खोलते हो, उसमें आप डिसाइड करते हो कि ये मुझे फूड लाना है, खरीदना है, उस पर आप रिक्वेस्ट भेजते हो, पैसे भी वहीं आप पे करते हो। तो ये क्या है, ये भी डिजिटल ही है ना, इलेक्ट्रॉनिक। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यही वस्तु यूज करके आप अपना वॉट एवर नीड है पूरा करते हो। सो यू सी, एक रेस्टोरेंट डिलीवरी ऐप भी ई कॉमर्स की ओर जा रहा है। सो यस, ई कॉमर्स को आप नाउ इट इज द बिग थिंग, और बहुत सारे क्रिएटिव वे से आप ई कॉमर्स में अपना बिजनेस चला सकते हो। और जैसे कि अभी है पेंडेमिक की वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, इट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, तो शायद ई कॉमर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके फ्यूचर में। एब्सोल्युटली।
इनफैक्ट ई कॉमर्स, हमें लगता था कुछ साल पहले कि टीचिंग तो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, टीचर की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हमें एज हमारी कंफर्ट इस पे पड़ रही थी। ये पैंडेमिक की वजह से टीचिंग भी ऑनलाइन हो गई है। पहले बहुत सारे जन जो ये पसंद करते थे कि हम ग्रोसरी वगैरह खुद जाके लेंगे, बहुत सारे जन अब अपना ऑर्डर ऑनलाइन देते हैं और ऑनलाइन उन्होंने पैसे दे दिए और वो ग्रोसरी उनके यहाँ डिलीवर हो जाती है। तो यू सी ग्रोसरी का ऐप भी आजकल, जो ग्रीन ग्रोसर्स है जो पहले हॉकिंग करते थे, अपनी कार्ट पे ग्रोसरीज बेचते थे, वेजिटेबल्स या फ्रूट, अब जाके वो भी डिजिटलाइज हो गए हैं। सो Yes. आई थिंक यू नो द आंसर नाउ। हर चीज डिजिटल Yes. और ई कॉमर्स की ओर जा रहा है और ये जाएगा ही, अब और ज्यादा बढ़ेगा। Thank you. Ma'am, lastly, I would like to request you to address few words to our viewers. एज अ काउंसलर एंड करियर काउंसलर, एक जब भी मेरे पास या तो स्टूडेंट या तो कोई बच्चा या तो कोई बुजुर्ग अडल्ट वर्किंग प्रोफेशनल आता है फॉर करियर काउंसलिंग या पर्सनल काउंसलिंग, जैसे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, अगर मैं करियर की बात करूं, क्योंकि आज हमारे पास हम करियर्स के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, तो मैं इसी के बारे में फोकस करूंगी। जब भी वो आते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं हम कौन है एज पीपल, एज अ पर्सन। हमें सिर्फ 3 ऑप्शंस रखते हैं हमारे सामने, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, और उसमें हमें चूज करना है हमारे मार्क्स की वजह से, और हम वो जाके हम फिर वो पढ़ेंगे। वो कभी इतना ये नहीं सोचते कि ये काम में मजा आएगा क्या, हमें ये काम करने में क्या हमारी पोटेंशियल है, काबिलियत है। कितने सारे बच्चे ये डिसीजन इस टाइम पे जब रॉन्ग लेते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स को देख के ये डिग्री सिलेक्ट कर ली, या पेरेंट्स ने पुश किया कि यही करना है भाई तुम्हें, तो हमने ये कर लिया। कभी ये नहीं सोचा कि हम उनको बताए कि हम किस चीज में अच्छे हैं। और आप कैसे बताओगे? कल उठ के आप ये नहीं बता सकते हो कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, है कुछ भी कहीं से भी ये नहीं कर सकते। आपको उनको कन्विंस करना है, आपके पेरेंट्स को, कि भाई मैं ये डिग्री करना चाहता हूँ, तो क्यों करना चाहता हूँ, मेरे पास पूरी रिसर्च है कि ये मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, अगर इस डिग्री करने के बाद ये जॉब अपॉर्चुनिटीज मेरे पास है, मुझे ये सारी चीजों में रुचि है, एस्पिरेशन है, और मुझे लगता है कि मैं इन चीजों में काबिल हूँ। आपको ये डिसीजन खुद करना पड़ेगा, ना कि आप ये डिसीजन अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स की तरफ या अपने बुजुर्ग सिबलिंग्स को दे दें। आपको ये खुद करना पड़ेगा। अगर आप ये खुद इस समय में, क्रिटिकल समय में नहीं करते हो, तो एज वर्किंग प्रोफेशनल्स जब आप बड़े हो जाते हो और जब आप काम ढूंढने शुरू करते हो, तब आपको वापस मेरे पास आना पड़ता है, इस वजह से क्योंकि आपने सही डिसीजन नहीं लिया। यू सी, आपने जब 5 साल पहले ये सोचना था कि क्या करना चाहिए जिंदगी भर, आपने उस टाइम पे बिल्कुल गौर नहीं फरमाया कि क्या मैं कर सकता, क्या करके एम्प्लॉयमेंट कर सकता हूँ या एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है मुझे और मैं उसमें खुश रहूंगा फॉर ऑल माई लाइफ। तो तब आप बहुत डिससेटिस्फैक्ट होते हो, वापस आप मेरे पास उस टाइम पे आते हो, कहते हो कि मैंने ये डिग्री तो कर ली और ये काम तो कर लिया, और मुझे ये पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ। आप ये कैसे, हाउ विल यू मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें। जब आप छोटे हो तो डिसीजन सही करना, और अब जब बड़े हो जाते हो, तब भी आपको ये क्वेश्चन अपने आप को करना चाहिए कि ठीक है, मुझे ये जॉब, ये काम नहीं अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता है, क्या है ऐसा जो मैं कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, पर मैं बहुत डरता हूँ कि मैं करूँ तो लोग क्या सोचेंगे, या ये सब मैंने ऑलरेडी इतनी पढ़ाई कर ली, फिर मैं क्या करूंगा। फिर मैं ऐसे लोगों को सिर्फ ये कहती हूँ कि जब जागो तब सवेरा। ये पूरी जिंदगी बची है, ये पूरी जिंदगी ऐसे ही डिससैटिस्फैक्शन में मत काटो। लेट्स टेक baby steps to make the right decision, to do the right thing today that will make your better tomorrow. So career counseling या counseling for your future is extremely crucial. बहुत जन personality, aptitude, aspiration, job opportunities, economy,
रिसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को सोच समझ के नहीं डिसीजन लेते, तो कई बार 70% of our population is dissatisfied with their work, and some of them वो आके हेल्प लेते हैं, पर कई लोग रोज हर दिन वो काम करते हैं और वो खुश नहीं होते हैं। सो आई वुड से कि बहुत सारे जन जो ये भी कहते हैं कि मैं क्या गवर्नमेंट सेक्टर में लूं या प्राइवेट सेक्टर में लूं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लूं, आई वुड लीव यू विद द लास्ट गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारे जन ये भी होंगे कि ये सोच रहे होंगे कि अच्छा अब मैं जॉब लूं, चलो मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मुझे अभी जॉब चाहिए, मैम ने तो बोल दिया प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेना है, पर यार गवर्नमेंट में ही जॉब चाहिए क्योंकि यही मेरा गोल है लाइफ में। इसके बारे में तो हमने बात की नहीं है, तो 5 मिनट और मैं लूंगी आपका, और आपको इस बारे में भी समझा दूं कि आपको क्या ऐसा पॉइंटर्स याद रखना चाहिए कि आप अगर कभी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट या रुचि रखते हो और प्राइवेट सेक्टर में नहीं करना है, तो ये गाइडलाइंस आपको याद रहे। सबसे पहले आई वुड से आपके आज की स्थिति को समझो। अगर आपको इमीडिएटली पैसों की जरूरत हो, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत हो, आपको काम चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। तो इमीडिएटली अगर पैसों की जरूरत हो या काम की जरूरत हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब के सपने को भूल गए। आप प्राइवेट सेक्टर में रह के भी जब गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की वगैरह पढ़ाई कर सकते हैं। अब अगर आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए सही हूँ या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मैं ज्यादा सही हूँ, ये आप अपने आप में अंदर झांक के देखो कि आप क्या हो। आप क्या बहुत एम्बिशियस हो, आपको बहुत पैसे चंद समय में कमाना है, क्या आपको टाइमिंग्स की परवाह नहीं है, आपको आपका काम इतना ज्यादा पसंद है कि आप टाइम को भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैं काउंसलिंग में जब अपनी ऑफिस में जाती हूँ, तो कभी मैं 10 बजे जाती हूँ, तो कभी मैं 9 बजे रात के निकलती हूँ। मुझे टाइम का कुछ मतलब नहीं है और कब टाइम खत्म हो जाता है मुझे पता नहीं चलता। अगर मुझे कोई ये बोल दे कि नहीं भाई तुम 10 बजे आओ और जाओ भाई 5 बजे निकल जाओ, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। प्लस अगर आप देखने जाओ तो प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको जितना काम चाहिए आप उतना काम ले सकते हो, जितना कमाना चाहो उतनी कमाई कर सकते हो। देयर इज नो स्टॉपेज, नो लिमिट। अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आपको लाइफ से बहुत कुछ चाहिए, आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, आपको आपको किसी चीज में टाइट डाउन नहीं होना कि ये टाइम हो या सीनियोरिटी हो या ये रिस्ट्रिक्शन हो, आपके लिए प्राइवेट जॉब सही है। पर अगर आप गाँव तरीके से देखोगे, अगर आपको चाहिए कि मेरे पेरेंट्स, मेरे आसपास लोग गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है, आप उस माहौल में ही हो और आप में वो चीज ही ज्यादा है कि मुझे ये जॉब्स अच्छे लगते हैं, मुझे हमारे समाज के लिए कुछ करना है, अगर आपको ये टाइमिंग्स या सीनियोरिटी या आपको ये स्लो स्टडी काम लाइफ चाहिए, ये भी एक नजरिया है लोगों का जो गवर्नमेंट जॉब्स में। दूसरी एक डिसएडवांटेज मैं आपको प्राइवेट करके बताऊं, जो अगर छोटे गांवों से रिलेटेड हो, टाउन्स विलेजेस से रिलेटेड हो, मतलब अगर ये छोटे टाउन्स में लगती है, वहां पे ये जॉब्स प्राइवेट कहलाती है। वहां पे जो लोग इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर काम करने के सेक्टर में अंडर दैट अम्ब्रेला में काम कर रहे थे। उन लोगों के लिए जॉब संतुष्टि इतनी नहीं होती है इन चीजों में, ना वो उनकी ग्रोथ होती है, ना वो इसमें कुछ ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो सेट काम करते हैं, उनका सेट एक्सपीरियंस है और वो वही काम करना चाहते हैं क्योंकि वो वही रहना चाहते हैं, वो कहीं बाहर शहर में जाके कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। जब आप उसी में काम करना चाहते हो, तो फैक्ट्री और प्राइवेट सेक्टर में डिसएडवांटेज ये है कि अगर कभी रिसेशन आता है तो फैक्ट्रीज अगर प्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, तो सबसे पहले जॉब आपकी जाती है, आपके पैसे कटते हैं, आप अपने फैक्ट्री के टाइमिंग्स कम हो जाते हैं या आपकी फैक्ट्री शट हो जाती है। ये सारी डिसएडवांटेजेस होती हैं प्राइवेट सेक्टर मीनिंग अगर आप फैक्ट्रीज में काम करते हो, फैक्ट्रीज जहां पे आप छोटे
स्केल पे छोटे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ काम करते हैं. अदरवाइज अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बड़े शहरों में काम करना है, वो नजरिया कंप्लीटली डिफरेंट है. गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी ऑफ जॉब, रिस्पेक्ट, टाइमिंग, ये सारी चीजें अगर आप आपके इर्द गिर्द में माहौल ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब इज लुक्ड अप, रिस्पेक्टेड, आपको उनसे ज्यादा रोज का तालमेल होता है, तो आपको वो बहुत भाता है एक गवर्नमेंट जॉब. एंड आई वुड से फिर ये शायद आपके लिए है. सो बहुत सारे पैरामीटर्स और फैक्टर्स होते हैं जहां पे आपको कंसिडर करना चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड जॉब. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी आपने करियर में कोई डिसीजन करना है, मेक श्योर यू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, जब आप छोटे हो तब. बट ऐसा ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो ग्रेजुएशन के बाद या काम करने के बाद वो डिसीजन पे आप चेंज नहीं कर सकते हो. थोड़ी सी हिम्मत बताएंगे तो हो जाएगा शायद. येस, ऍब्सोल्युटली मॅम. आणि मी माझ्या व्ह्युअर्सना सांगू इच्छिते की मॅमनी खूप चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे, पण तुम्हाला वैयक्तिक लेवलवरती काही मार्गदर्शन हवं असल्यास मॅडमची वेबसाईट आहे sirin.com. या संकेतस्थळावरती तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. येस मॅम. Ma'am, it was great having you on our page. Hope we'll collaborate again in future. Thank you. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं बहुत सारे लोगों तक गाइडेंस पहुंचा सकूं. इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल कि हमारी यूथ को कोई ऐसा बोलने वाला आए जो उनको राह दिखा सके. करियर, जॉब पूरे हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी आर्थिक स्थिति को इन्फ्लुएंस करता है. बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग जो कर रहे हो, जो लोगों की हेल्प कर रहे हो, ये इनडायरेक्ट हेल्प है, शायद वो दिखती नहीं है, पर ये जो गाइडेंस है अगर हम इनके तरफ पहुंचाते हैं जिनको चाहिए, शायद उनकी जिंदगी चेंज हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकती है और हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं. सो कुडोस टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू. ये काम आप मत छोड़िएगा, इसको जारी रखिएगा, ऐसे प्रोग्राम्स आप कंटिन्यू करिएगा. और आपको कभी भी मेरी मदद चाहिए और या किसी भी रीजन सर आपको मेरी जरूरत पड़े, आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड कोलैबोरेट विद यू. Yes. सो गुड लक, गॉड ब्लेस टू एवरीवन. Thank you. Thank you so much, ma'am. It याआधी मी पोस्ट कोविड जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज या विषयाबद्दल सांगू इच्छिते की स्पंदन फाउंडेशन मुंबई ही जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज बद्दलचा पाठपुरावा सातत्याने करत राहणार आहे आणि दरम्यानच्या काळात किंवा नजीकच्या काळात येणाऱ्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज बद्दल आम्ही आमच्या पेजवरती पोस्ट करतच राहू. तर त्यामुळे तुम्ही आमच्या पेजला फॉलो करा अँड स्टे कनेक्टेड. थँक्यू. मित्रांनो, आता मी तुमच्या समोर एक मोठी अनाउन्समेंट करणार आहे. मी एक स्क्रीन शेअर करतो. तर स्पंदन फाउंडेशन आयोजित एक मुक्त संवाद या वेबिनार मालिकेतील पुढील पुष्प गुंफवण्यासाठी येणार आहेत प्रसिद्ध समाजसेवक, रॅमन मॅगसेसे अवॉर्ड पुरस्कार विजेते, पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे आणि डॉक्टर सौ मंदाकिनी प्रकाश आमटे. रविवार दिनांक 5 जुलै 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता स्पंदनच्या फेसबुकवर ते आपल्याला लाईव्ह दिसतील. तसेच युट्यूब वरती देखील आपण लाईव्ह पाहू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही ही संधी नक्कीच या रविवारी सकाळी 11 वाजता नक्कीच हे सेशन अटेंड करा.